हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज मैं क्लास 10th की एमसीक्यूज मैथ्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन द्वारा माध्यिका वर्ग निकालना है। यहाँ पर पूछ रहा है हमें क्या निकालना है, माध्यिका वर्ग। और हमारे पास ये सारणी दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास सारणी दे रखी है तो उसको बना लीजिए आप सारणी को। 0,10, 10,20, 20,30, 30,40, 40,50। बारंबारता दिया है 4, 5, 13, 20 और 8। अब हमको पता है कि जब भी माध्यिका वर्ग पूछेगा तो हम सीएफ यानी कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो इसका सीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बारंबारता का उसका पहले का पद लिखेंगे जो भी होगा, फिर अगला पद उसमें ऐड करते जाएंगे। तो इसमें ये ऐड करेंगे तो 9 आएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो 22 आएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 42, और इसमें ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। यानी कि जो हमारे पास टोटल n है हमारे पास आ चुका है 50। और हमें पता है n/2, तो हमारे पास होगा 50/2, तो ये हो जाएगा 25। अब ये जो 25 है हमें CF में देखना है। जो CF है इसमें देखना है कि 25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। तो 25 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढते हैं। तो 25 से जस्ट बड़ा नंबर है 42 यानी कि 42। और 42 के सामने हम ऐसे गोला लगाएंगे और इसके सामने वाली जो वर्ग अंतराल होगा उसी को हम कहेंगे ये जो माध्यिका का वर्ग होगा। तो 30, 40 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग निकालिए। तो हमसे पूछ रहा कि इसका सारणी का क्या निकालना है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकालना सबसे आसान है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बारंबारता देखनी है। बारंबारता जिस सबसे ज्यादा बार जिसकी होगी, तो सबसे ज्यादा बार हमें देखने को क्या मिल रहा है, 11। अब 11 के जस्ट जो ऊपर है वो वर्ग अंतराल वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ 11 के जस्ट ऊपर है 10, 15। तो 10, 15 जो है हमारा आंसर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चित्र में कह रहा है डीई पैरेलल बीसी है। यदि कह रहा है एडी जो है वो 3 सेंटीमीटर, डीई जो है वो 4 सेंटीमीटर और डीबी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे पूछ रहा है बीसी की माप कितनी होगी। तो यानी हमारे पास जो जो दिया है, हमें दिया है एडी। एडी हमारे पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। डीई हमारे पास कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और डीबी जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, एडी यहां और डीबी है 1.5 सेंटीमीटर और डीई की वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हमसे ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि चूंकि यहां हमें दे क्या रखा है, कह रहा है कि डी ई पैरेलल है बीसी के। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ए डी ई, एक त्रिभुज हमारे पास है ए डी ई, और एक त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इसमें जो है ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। जब ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए डी, या हम ऐसे कर सकते हैं बेटा
इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करें कि हम इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लें। तो एक त्रिभुज हमारे पास है ए डी ई और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी। तो यहां पर जिस जिस की वैल्यू हमको पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि AD का अनुपात जो है वो AB के बराबर मतलब बट्टे में होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE जो है DE का अनुपात जो है वो BC के बराबर होगा। तो DE अनुपाते यानी कि अपॉन में BC हो जाएगा। यहां पर हमें किस चीज की वैल्यू दी है, यहां हमें AB की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हम AB लिख सकते हैं। देखिए यहां पर इस ट्राइंगल में AB को लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। तो हम AB को लिख सकते हैं AD प्लस BD, यानी कि AD अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं AD प्लस BD, AD प्लस BD। तो यहां लिखेंगे AD प्लस BD और DE अपॉन BC, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर DE भी दे रखा है और हमारे पास BC पूछ ही रहा है और AD भी हमें दे ही रखा है। तो यहां पर हम AD की वैल्यू रखेंगे कितनी है 3 और AD प्लस BD। तो AD कितना है, AD हमारे पास है 3 और BD जो है वो हमारे पास कितनी है, BD जो है या DB जो हमारे पास है 1.5 इज इक्वल टू D हमारे पास कितना दे रखा है 4 अपॉन BC हमें पता नहीं है। अब यहां हम क्या करेंगे 3 अपॉन इसको ऐड करेंगे तो 3 1 4 4.5 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 अपॉन BC। अब BC यहां मल्टीप्लाई करेगा और ये यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ऐसे, तो BC यानी कि BC इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4.5। ये 3 इधर आएगा क्योंकि हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो जब BC की वैल्यू निकालनी है उसके साथ ये है, इसको मैं इधर ला रहा हूं, तो BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4.5 अपॉन 3। यहां हम क्या करेंगे BC इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी का 2, 4 4 जा 16, 16 17 18, ये 18.0 आ जाएगा अपॉन 3 और ये कटेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि BC इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा D। और इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 16:25। त्रिभुजों की पूछ रहा है संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए, इसका एक फार्मूला होता है कि जब भी जो है त्रिभुज हमारे जो है वो समरूप होते हैं तो त्रिभुज का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि इसको मैं 1 मान रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 मान रहा हूं और इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल में मान रहा हूं 2। इनका अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि मैं इसको साइड 1 मान रहा हूं और इसको मैं साइड 2 मान रहा हूं और इनका वर्ग इनके वर्गों के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास एरिया दे रखा है, इसका एरिया कितना है 16 और इसका एरिया हमारे पास है 25, 16/25 साइड 1 अपॉन साइड 2 होल ऑफ स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा तो 16 अपॉन हो जाएगा 25 साइड 1/25
साइड 2, यानी कि 16 का जो है इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन रूट 25 साइड 1 अपॉन साइड 2, यानी कि इसको 16 का रूट जो होता है परफेक्ट वो 4 होता है और 25 का होता है वो 5 होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा साइड 1 अपॉन साइड 2, यानी कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि साइड 1 अनुपाते साइड 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अनुपाते 5, यानी कि हमारे पास इसका जो अनुपात आएगा, भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4 अनुपाते 5। ये हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल कह रहा संख्यात्मक रूप से क्या है, एक समान है, तो कह रहा उस वृत्त की क्या निकालनी है, हमें त्रिज्या निकालनी है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो हमें पता है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है संख्यात्मक रूप से समान है, यानी कि इन्होंने कहा है संख्यात्मक रूप से समान है, यानी कि 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ये आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो यहां पर हम जो है पाई से पाई कैंसिल करेंगे और एक r से एक r को कैंसिल करेंगे, तो यहां पर बचेगा 2r इक्वल टू 2, यानी कि r इक्वल टू 2 मात्रक, यानी कि r की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 2 मात्रक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, यानी कि त्रिज्या हमें दे रखी है, r हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और उसका त्रिज्यखंड का कोण यानी कि थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमें पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहां दे रखी है 60 डिग्री और 360 डिग्री, पाई हमें वैल्यू यहां पर पाई के बच्चों याद रखना, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में पाई के साथ में है तो पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं रखी गई, तो पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है। तो पाई इंटू r स्क्वायर, r हमारे पास कितना है 6, तो 6 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि हमारे पास कितना बचा 6 पाई। हमारे पास जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो आएगा 6 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो हमें पता है कि प्रायिकता के लिए कंडीशन होती है कि प्रायिकता जो है 0 से या तो बड़ी होगी या फिर 0 के क्या होगी, बराबर होगी, और हमेशा प्रायिकता 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। प्रायिकता कभी भी निगेटिव यानी कि माइनस नहीं हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा बी, यानी कि -1। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एपी 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 का पूछ रहा है सर्वांतर कितना होगा? तो हमें पता है कि सर्वांतर का जो फार्मूला होता है वो होता है सर्वांतर इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद।
पहला पद। तो इसमें पहला पद ये है, दूसरा पद हमारे पास यहाँ ये है। तो दूसरा पद कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस पहला पद कितना है 3। इस रूट को खोलेंगे तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, यहाँ माइनस का 3 यहाँ प्लस का 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास रूट 2। तो इसका जो सर्वांतर होगा वो आएगा रूट 2, यानी कि इसका सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा रूट 2। अब इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि इसका अगला पद कौन सा होगा। तो अगला पद क्या होगा, हमें पता है कि उसमें हम जो पद आता है उसमें हम जो है सर्वांतर जोड़ते हैं। जैसे a है तो a में हम d जोड़ेंगे तो हमारे पास अगला पद मिल जाएगा। तो वैसे हमारे पास पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया। अगर पूछ लेता कि पांचवा पद कितना होगा तो हम 3 प्लस 2 रूट 2 में रूट 2 जो है वो जोड़ देते, तो हमारे पास कितना आ जाता 3 प्लस 2 1 3 रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ जाता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के यानी कि क्यूब घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। यानी कि उन्होंने एक घन दे रखा है और ऐसे दो घनों को मिलाकर, ऐसे दो घनों को हम मिलाएंगे, ऐसे दो घनों को मिलाकर हमें हमारे पास एक ठोस प्राप्त होता है। इस ठोस में इन्होंने बताया है कि घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस जो है हमको पता है घन के सभी जो है भुजाओं का जो है मान समान होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो ये होगी भुजा 10 सेंटीमीटर है और ये भुजा होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई जो है वो भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी। जब हम दो ऐसे घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाते हैं तो यानी कि यहाँ से यहाँ ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये 10 होगा, यानी कि टोटल इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास 10 ही सेंटीमीटर रहेगी। और हमें पता है कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। यहां पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2L। L हमारे पास कितना है भाई, ये L है, ये B है और ये हमारे पास यहाँ पर H है। तो L है 20, B कितना है भाई, B है 10 इंटू 10 प्लस B है 10, H भी है 10 प्लस H कितना है 10, L कितना है 20। इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 10 200 प्लस 10 इंटू 10 100 प्लस 10 इंटू 20 200, यानी कि ये हमारे पास आया 200 200 4 4 1 5, यानी कि 500। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो अगली वीडियो आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।